नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सुशील स्मार्ट स्टडी पर। और मैं हूं आपका दोस्त सुशील सिंह। दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस, होमगार्ड, लेखपाल या किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि विज्ञान के 5 से 7 सवाल जो है ये हर पेपर में आते हैं। और अक्सर छात्र जो है इन्हें कठिन समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन अब और नहीं। आज से हम शुरू कर रहे हैं जनरल साइंस का महादंगल, जहां सिर्फ 10 वीडियो में हम पूरी साइंस को खत्म करेंगे। और आज हमारा ये पार्ट 1 है। और मेरा वादा है कि इन 10 पार्ट के बाद विज्ञान का एक भी प्रश्न आपकी पहुंच से बाहर नहीं होगा। और किसी ने खूब कहा है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। तो अगर आपने सपना देखा है सरकारी नौकरी का, तो उसे सच करने के लिए ये 10 दिन मेरे साथ मेहनत कर लीजिए। और आज की क्लास में हम बायोलॉजी के उन यूनिक क्वेश्चंस को उठाएंगे जो बार बार रिपीट होते हैं। और साथ ही में फिजिक्स और केमिस्ट्री के वो सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं जो कहीं ना कहीं हर एग्जाम में पूछे गए हैं। और वो भी हम अच्छे एक्सप्लेनेशन और एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ बताने वाले हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, अपनी पेन और कॉपी उठा लीजिए, है ना दोस्तों। तो फिलहाल बिना हम देरी किए चलते हैं अपने शानदार सफर की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार सफर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, अग्निशामक यंत्रों में किस गैस का उपयोग किया जाता है। देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये हवा से भारी होती है और आग के चारों ओर एक कंबल जैसा घेरा बना लेती है, जिससे होता क्या है कि ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है वो कट जाती है, साथ ही में आग बुझ जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। और साथ ही में कुछ अगर एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊं तो जैसे जो बेकिंग सोडा है और सल्फ्यूरिक एसिड की जो प्रतिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। देखिए, 1928 में जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, तो इन्होंने जो है दुनिया की पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी। और यह जो है कवक से प्राप्त की गई थी। और साथ ही में इसे जो है चमत्कारी दवा भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने संक्रमण से होने वाली मौतों को जो है काफी कम कर दिया, इसीलिए इसको जो है चमत्कारी दवा कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। देखिए, जब शरीर में चोट लगती है तो चोट लगने पे जो खून निकलता है, तो खून निकलने से रोकने के लिए विटामिन के अनिवार्य होता है। और विटामिन के की कमी से जो है मामूली चोट पर भी सबसे ज्यादा खून बहने लगता है और रक्त का स्राव लगातार होने लगता है। साथ ही में जो मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण है वो आंतों में मौजूद बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, आकाश का नीला रंग प्रकाश की किस घटना के कारण दिखाई देता है। देखिए, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो हवा के कारण जो है नीले रंग को सबसे अधिक फैलाता है। और आप जानते हैं इसे रेले प्रकीर्णन कहते हैं, जिसमें होता क्या है कि हमें आकाश नीला दिखाई देता है। और आप जानते हैं कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकीर्णन। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो जो आपका लैक्टोमीटर होता है वो जो है दूध के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। और साथ ही में यह जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। और अगर दूध में पानी मिलाया गया हो तो इसका घनत्व जो है वो बदल जाता है, जिससे यह उपकरण तुरंत पकड़ लेता है कि दूध में पानी मिलाया गया है। और साथ ही में जो बैरोमीटर है, तो बैरोमीटर का जो उपयोग है वो वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोमीटर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। देखिए, ये सभी आपने पढ़ा है क्लास 10th में, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो। देखिए, जो यकृत है जिसको हम लीवर बोलते हैं, तो जो यकृत है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है।
और ये करती क्या है, ये पित्त का निर्माण करती है जो कि वसा के पाचन में मदद करता है। साथ ही में अगर आपसे पूछ ले कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो जो पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह जो है जितनी भी ग्रंथियां हैं उन सभी को नियंत्रित मतलब कंट्रोल करने का काम करती है, इसलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यकृत। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो ये भी आपने क्लास 10th में मेटल नॉन मेटल पढ़ा होगा और आपने एलॉय पढ़े होंगे। तो जो इसमें पीतल है वो मुख्य रूप से तांबा और जस्ता से मिलकर एक बना हुआ मिश्र धातु है, और इसमें जो है लगभग 70% तांबा और 30% जस्ता होता है, और इसका जो उपयोग है वो बर्तन, संगीत वाद्य यंत्र और सजावटी सामान बनाने में होता है। साथ में अगर पूछे आपका कांसा किन दो धातुओं से मिलकर बना है, तो जो ब्रॉन्ज है या कांसा है ये दो धातुओं तांबा और टिन के मिश्रण से बनता है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तांबा और जस्ता। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस वास्तव में क्या है? ऑप्शन है जमा हुआ पानी, या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, या ठोस नाइट्रोजन, या 0 डिग्री पर बर्फ। तो देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड को अत्यधिक दबाव पर ठंडा किया जाता है तो यह सीधे जो है ठोस रूप में बदल जाता है, और इसे गर्म करने पर यह तरल बने बिना सीधे गैस में बदल जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि सब्लिमेशन क्या होता है, कि जिसमें किसी ठोस को अगर हम गर्म करें तो वो बिना किसी द्रव में बदले डायरेक्ट अगर गैस में बदल गया, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। तो आपका जो शुष्क बर्फ है ये एक प्रकार का ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। साथ ही में अगर हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताएं तो जो इसका उपयोग है वो मुख्य रूप से कूलिंग के लिए किया जाता है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण किस अंग में होता है? देखिए, आप जानते हैं कि मनुष्य के शरीर में बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, जिनमें से जो आपका पैनक्रियाज है जिसको हम लोग बोलते हैं अग्न्याशय, तो अग्न्याशय की लैंगर-हंस की दीपिकाओं से जो है इंसुलिन हार्मोन निकलता है, और यह जो है शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, और इसकी कमी से जो है वो मधुमेह रोग हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डायबिटीज। साथ ही में इंसुलिन जो है ये एक प्रोटीन हार्मोन है, और इसकी जो खोज है वो बैंटिंग और बेस्ट नामक वैज्ञानिकों ने की थी। तो आपसे पूछ सकता है कि इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन हार्मोन की जो खोज है वो बैंटिंग और बेस्ट ने की थी। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अग्न्याशय। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये भी आपने क्लास 10th में मिरर के बारे में पढ़ा होगा, जो कि फिजिक्स का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप जानते हैं कि जो उत्तल दर्पण है ये हमेशा वस्तु का सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे जो चालक हैं इनको पीछे का एक बहुत बड़ा क्षेत्र दिखाई देता है, और इसी को बोलते हैं रियर व्यू मिरर। और साथ ही में आप जानते हैं जो हजामत बनाने वाले या जो टॉर्च है इसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो यह दर्पण है ये वस्तु को बड़ा करके दिखाता है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? मतलब पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि जब हम सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब जब हम कोशिकीय श्वसन करते हैं, तो कोशिकीय श्वसन के दौरान बहुत ही अधिक मात्रा में हमारी बॉडी में ऊर्जा बनती है, एनर्जी बनती है, और यही एनर्जी जो है संश्लेषित होकर एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में संरक्षित हो जाती है। और आप जानते हैं कि जो ऊर्जा है ये शरीर की सभी जैविक क्रियाओं को चलाने में सहायक है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये ऊर्जा को स्टोर करने का काम करता है, इसीलिए हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। साथ ही में अगर हम लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली बोलते हैं, मतलब सुसाइडल बैग कहा जाता है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है?
देखिए जो बायोगैस होती है, आपने बायोगैस भी पढ़ा होगा कि बायोगैस में लगभग 55 से 75% मीथेन गैस होती है और यह जो है कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सड़ने से बनती है कि अगर कोई चीज आप लंबे समय के लिए रख देते हैं और वो सड़ गल जाती है तो उसमें जो है मीथेन गैस उत्पन्न हो जाती है और यह जो है एक प्रदूषण मुक्त ईंधन है, मतलब इसका उपयोग करने से कोई भी प्रदूषण नहीं होता है। और आप जानते हैं कि जो गैस सिलेंडर होते हैं, जो घरों में हम एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें मुख्य रूप से ब्यूटेन और प्रोपेन गैस होती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा कि जो एलपीजी है, जो हम घरों में एलपीजी सिलेंडर जो यूज करते हैं, तो उसमें कौन कौन सी गैसें होती हैं? तो उसमें दो गैसों का मिक्सचर होता है, एक होता है आपका ब्यूटेन और दूसरा होता है आपका प्रोपेन। तो फिलहाल गोबर गैस का जो मुख्य घटक है वो आपकी है मीथेन और मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मीथेन। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, प्याज काटने पर आंखों में आंसू किस तत्व की उपस्थिति के कारण आते हैं? देखिए जनरली होता क्या है कि जब भी कभी हम प्याज काटते हैं तो हमारी आंखों में जलन या आंसू आ जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्याज में सिनप्रोपेंथियल एस ऑक्साइड नामक रसायन होता है। आपको ये याद रखना है कि प्याज में जो है सिनप्रोपेंथियल एस ऑक्साइड नामक रसायन होता है जिसमें सल्फर पाया जाता है और इसी रसायन में क्या होता है? सल्फर होता है। और जब होता क्या है कि जब आंखों की नमी के संपर्क में ये जो रसायन आता है तो हल्का सा सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है जिससे जो है हमारी आंखों में जलन और आंसू आ जाते हैं। इसी वजह से जो है हमारी आंखों में जलन रहता है और आंसू लगातार आते रहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सल्फर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमने में मदद करने वाले प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? देखिए जो प्लेटलेट्स है या इसको हम थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। तो प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट का जो मुख्य कार्य है वो चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाना होता है। और आप जानते हैं कि डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की संख्या जो है काफी तेजी से कम हो जाती है जिससे कि व्यक्ति काफी गंभीर स्टेज पे पहुंच जाता है। और आप जानते हैं कि आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको जरूर याद रखने हैं कि आरबीसी को एरिथ्रोसाइट और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। तो रक्त का थक्का जमने में मदद करने वाले प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थ्रोम्बोसाइट्स। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या है? तो आपने ट्रांसफार्मर आपके घरों के आसपास देखा होगा। तो जो ट्रांसफार्मर होते हैं ये केवल प्रत्यावर्ती धारा पर काम करता है, मतलब एसी पर काम करता है और कम वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदल देता है। साथ ही में उच्च वोल्टेज को ये कम वोल्टेज में भी बदलने का काम करता है। मतलब ये करता क्या? ये सेटअप करता है कि हाई वोल्टेज को कम वोल्टेज में कन्वर्ट कर दे या कम वोल्टेज को हाई वोल्टेज में। और आपने जनरली अपने घरों में यूज किया है और लगाया भी है कि पहले होता क्या था कि जब पुराने हम लोग टाइम पे टीवी वगैरह होती थी तो उसके साथ स्टेबलाइजर आता था। तो वो करता क्या था स्टेबलाइजर कि वो टीवी में जब भी कभी ज्यादा वोल्टेज हो तो उसको एडजस्ट करता था कि हाई वोल्टेज को कम कर देता और कम वोल्टेज को वो बढ़ा देता। तो यहां पर जो ट्रांसफार्मर है ये सेम यही काम करता है कि वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने का काम करता है, मतलब सेट अप एंड सेट डाउन करता है। तो साथ ही में और एक चीज और बता दूं कि ये करता क्यों है? क्योंकि बिजली की हानि ना हो, बिजली की कमी ना होने पाए। साथ ही में जो एसी और डीसी में बदलने वाले यंत्र को अगर आपसे पूछ ले कि एसी को डीसी में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं तो उसको बोलते हैं रेक्टिफायर। क्या कहते हैं? रेक्टिफायर। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वोल्टेज को घटाना या बढ़ाना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कहां पाई जाती है? देखिए जो जबड़े की मांसपेशी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं मेसेटर, तो ये जो है शरीर की सबसे शक्तिशाली मांसपेशी मानी जाती है और यह जो है भोजन चबाते समय अत्यधिक दबाव डालने में सक्षम होती है। साथ ही में आप जानते हैं कि शरीर की जो सबसे मजबूत हड्डी जो होती है वो जांग की हड्डी होती है जिसको बोलते हैं फीमर। तो बेसिकली यहां पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कहां पाई जाती है? तो वो पाई जाती है जबड़े में और जबड़े की मांसपेशी को ही बोलते हैं मसेटर।
तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जबड़े में। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को किसमें सुरक्षित रखा जाता है? देखिए, जो आपका तरल नाइट्रोजन होता है, पहले तो इसके बारे में समझ लीजिए। जो लिक्विड नाइट्रोजन होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है बहुत ही कम, मतलब ये माइनस में होता है। और अगर आपसे पूछ ले कि कितना होता है, तो लगभग -196 डिग्री सेल्सियस होता है। और इतने कम तापमान पर कोई भी जैविक चीज हो, चाहे वो किसी का स्पर्म हो या कुछ भी हो, तो उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखने में ये काफी हेल्पफुल होता है। और इसी प्रोसेस को जो है बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। आपसे अगर पूछ सकता है कि क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है, तो अगर स्पर्म को लंबे समय तक, या किसी भी स्पर्म ही नहीं, किसी भी जैविक चीज को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए जो लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है, इसी को बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। और साथ ही में जो तरल नाइट्रोजन है, इसका उपयोग चर्म रोगों के इलाज और भोजन को जल्दी पकाने में भी किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तरल नाइट्रोजन। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? देखिए, जो स्वस्थ मनुष्य होता है, तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो औसतन तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आपसे फॉरेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। और आप जानते हैं कि हमारे शरीर में जो टेम्परेचर है, इसको कौन नियंत्रित करता है? कि कभी कभी आपका टेम्परेचर हाई हो जाता है, कभी कभी टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो ये जो टेम्परेचर का घटना और बढ़ना, ये कौन नियंत्रित करता है? तो आप जानते हैं कि शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला जो अंग है वो है मस्तिष्क, और मस्तिष्क में स्थित होता है हाइपोथैलेमस। तो जो हाइपोथैलेमस है, ये आपके शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का काम करता है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 37 डिग्री सेल्सियस। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? मतलब फ्यूल ऑफ द फ्यूचर किसे कहते हैं? तो देखिए, जो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को जो है भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जलने पर केवल वाष्प छोड़ता है, मतलब केवल पानी छोड़ता है, और एकदम शून्य प्रदूषण फैलाता है, मतलब इससे कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है। साथ ही में इसकी ऊर्जा क्षमता जो है वो काफी ज्यादा होती है। और आप जानते हैं कि जो सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, वो हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन है। जो सूर्य में एनर्जी है, वो हाइड्रोजन और हीलियम के संलयन से ही उत्पन्न होती है। मतलब न्यूक्लियर फिजन से सूर्य में एनर्जी उत्पन्न होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो फिलहाल जो भविष्य का ईंधन है वो आपका है हाइड्रोजन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो देखिए, जो लुईस पाश्चर हैं, तो लुईस पाश्चर ने पागल कुत्ते के काटने से होने वाले रेबीज रोग के उपचार के लिए सबसे पहला टीका विकसित किया था। और उन्होंने जो है पशु पाश्चुरीकरण की टेक्निक भी दी थी। साथ में आप जानते हैं कि रेबीज जो है एक घातक वायरल बीमारी है, जो कि हमारी बॉडी पर किस पे अटैक करती है? हमारे तंत्रिका तंत्र पे अटैक करती है, मतलब हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को जो है वो इफेक्ट करती है। तो जो रेबीज के टीके की सबसे पहली खोज है वो की थी लुईस पाश्चर ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लुई पाश्चर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं? तो आपने ये भी क्लास 10 में ही पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण होता क्या है कि इसमें जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो करते क्या है कि अपने भोजन को बनाने के लिए जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण जो है ये अपना भोजन बनाते हैं। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और इसमें जो बाई प्रोडक्ट, मतलब जो बनाने के बाद जो उत्पाद बनता है, वो बनता है ऑक्सीजन और ग्लूकोज। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है पौधे ऑक्सीजन गैस जो है वो हम सभी को देते हैं। और आप जानते हैं कि क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पत्तियां जो है हरी दिखाई देती हैं। और क्लोरोफिल एक टाइप का ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, एक वर्णक होता है, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है।
तो फिलहाल प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं, तो वो है आपका ऑक्सीजन। अगर पूछे कौन सी गैस लेते हैं तो वो होता कार्बन डाइऑक्साइड। और प्रकाश संश्लेषण के लिए रिक्वायरमेंट चीजें क्या क्या होती हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, तो होता है आपका जल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, सॉरी, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और आपका, जी बिल्कुल, आपका जल। तो ये चार चीजों की आवश्यकता होती है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है फैदोमीटर, मैनोमीटर, अल्टीमीटर या हाइड्रोमीटर। तो देखिए जो फैदोमीटर होता है, तो फैदोमीटर जो है ये ध्वनि तरंगों के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, और यह जो है पानी की सतह से नीचे ध्वनि भेजता है और उसके वापस आने के समय के आधार पर गहराई मापता है कि वो उसकी गहराई कितनी है। और आप जानते हैं कि एक फैदम जो है ये 6 फीट के बराबर होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फैदोमीटर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, शरीर का कौन सा अंग फिल्टर की तरह काम करता है और रक्त से अपशिष्ट निकालता है? तो हमारी बॉडी में जो उत्सर्जन तंत्र का सबसे मुख्य अंग है वो है किडनी, मतलब वृक्क। और आप जानते हैं कि मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं, और किडनी जो है ये रक्त को छानने का सबसे मुख्य कार्य करती है, और रक्त से जो फालतू पानी और जहरीले पदार्थ जैसे यूरिया वगैरह हैं इनको निकालकर मूत्र के रूप में बाहर भेजती है। और आप जानते हैं कि जो किडनी है, जो वृक्क है, इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है, तो वो है नेफ्रॉन। जो नेफ्रॉन है इसको किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वृक्क। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में किस रसायन का प्रयोग फिक्सर के रूप में किया जाता है? तो देखिए जो सोडियम थायोसल्फेट है, और सोडियम थायोसल्फेट को जो है आमतौर पर हाइपो भी कहा जाता है, और इसका जो उपयोग है वो फिल्म को धोते समय अनचाहे सिल्वर हाइलाइट्स को हटाने के लिए किया जाता है, ताकि जो तस्वीर है वो एकदम स्थायी हो सके। और आप जानते हैं कि फोटोग्राफी फिल्म पर सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ी होती है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोडियम थायोसल्फेट। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो जो हेनरी बेकुरल हैं, देखिए 1896 में हेनरी बेकुरल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। हालांकि मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी ने इस क्षेत्र में आगे भी शोध किया और रेडियम की खोज की। तो फिलहाल तो इसका आंसर है कि 1896 में जो हेनरी बेकुरल हैं इन्होंने ही जो है रेडियोधर्मिता की खोज की थी। और फिर तो ये बाद में मैडम क्यूरी और उनके पति जो आए थे, और बाद में इसी एरिया में इन्होंने और भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया और रेडियम की खोज की। तो फिलहाल इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेनरी बेकुरल। और आप याद रखिएगा कि जो रेडियोधर्मिता को मापने की जो इकाई होती है वो क्यूरी या बेकुरल है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेनरी बेकुरल। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो देखिए मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका है वो है तंत्रिका कोशिका, और तंत्रिका कोशिका जो या न्यूरॉन जो है इसी को मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कहते हैं। और यह जो है मस्तिष्क से शरीर के अन्य भागों तक संदेश पहुंचाने का काम करती है। साथ ही में कुछ न्यूरॉन्स की जो लंबाई है वो 1 मीटर से भी ज्यादा हो सकती है। और आप याद रखिएगा कि जो नर्वस सिस्टम की जो इकाई है, मतलब तंत्रिका तंत्र की जो इकाई है वो न्यूरॉन है। न्यूरॉन को तंत्रिका तंत्र की इकाई कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका कोशिका। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? नल का पानी, वर्षा का पानी, समुद्र का जल या आसुत जल? तो देखिए जो जल का सबसे शुद्धतम रूप होता है वो होता है वर्षा का जल।
और वर्षा का जो जल है ये प्राकृतिक रूप से सबसे शुद्ध माना जाता है। अब क्यों माना जाता है? क्योंकि यह वाष्पीकरण की प्रक्रिया से बनता है। हालांकि जमीन पर गिरते समय जो है वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण यह थोड़ा सा अशुद्ध हो जाता है, लेकिन फिर भी जो जल का शुद्धतम रूप है वो वर्षा का जल है। साथ ही में जो डिस्टिल्ड वाटर है या अशुद्ध जल है, इसका उपयोग प्रयोगशालाओं में बैटरी में किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्षा का जल। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, शुष्क सेल में कैथोड के रूप में किसका उपयोग होता है? देखिए, शुष्क सेल में जो कैथोड के रूप में जिसका उपयोग किया जाता है वो है आपका ग्रेफाइट या कार्बन की छड़। आप जानते हैं कि सामान्य शुष्क सेल में जो बाहरी जस्ते का बर्तन होता है वो एनोड का काम करता है, जबकि बीच में स्थित कार्बन या जो ग्रेफाइट की छड़ होती है वो कैथोड का काम करती है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट या कार्बन की छड़। चलिए पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? देखिए, जो रक्त समूह की खोज है या ब्लड ग्रुप की जो खोज है वो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। और कार्ल लैंडस्टीनर ने ही जो है ए, बी और ओ रक्त समूह की पहचान की थी। और इसी खोज के लिए जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। साथ में अगर आपसे पूछ ले कि ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की थी या रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, तो रक्त परिसंचरण की जो खोज है वो विलियम हार्वे ने की थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्ल लैंडस्टीनर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, बिजली के हीटर का एलिमेंट किस धातु का बना होता है? देखिए, जो बिजली का हीटर होता है उसमें जो एलिमेंट होता है वो नाइक्रोम धातु का बना होता है। और नाइक्रोम जो है ये निकिल और क्रोमियम की एक मिश्र धातु है। अगर आपसे पूछे कि नाइक्रोम जो है किन दो धातुओं का एक मिश्रण है, तो वो निकिल और क्रोमियम धातु का मिश्रण है, जिसमें निकिल जो है 80% और क्रोमियम 20% होता है। और जो नाइक्रोम का गलनांक होता है तो इसका गलनांक और प्रतिरोध क्षमता जो है ये बहुत अधिक होती है। साथ ही में जिससे यह जो है बहुत अधिक गर्म होने पर भी जो है नहीं पिघलता और अक्सर लाल होकर ये ऊष्मा देता है। तो वो नाइक्रोम के तार होते हैं। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाइक्रोम। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पित्त रस कहां संचित होता है? देखिए, आप जानते हैं जो यकृत होती है वो दो चीजों का श्रवण करती है। एक तो होता है आपका पित्त रस और दूसरा होता है पित्त लवण। बात करें हम पित्त रस की तो ये करता क्या है कि भोजन के माध्यम को अल्कली बना देता है ना। और साथ ही में पित्त लवण क्या करता है, ये जो हमारे शरीर में वसा के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं इनको छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देता है। और वसा के बड़े बड़े टुकड़ों का छोटे छोटे टुकड़ों में बदलने की क्रिया को बोलते हैं इमल्सीकरण, है ना। और अगर हम बात करें ये जो पित्त रस और पित्त लवण है ये कहां जाके स्टोर हो जाते हैं, तो आप जानते हैं कि ये दोनों जो है पित्त रस और पित्त लवण ये जाके पित्ताशय में एकत्रित हो जाते हैं। और साथ ही में अगर आपसे पूछ ले कि पित्त रस का जो नेचर होता है वो प्रकृति में कैसा होता है, तो वो अल्कली मतलब क्षारीय होता है। और पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, तो पित्त रस का जो निर्माण है वो यकृत में होता है। और साथ ही में इमल्सीकरण भी आपसे पूछा जा सकता है कि इमल्सीकरण क्या होता है या पायसीकरण, हिंदी में इसको बोलते हैं पायसीकरण। तो वसा के बड़े बड़े टुकड़ों का पाचन कर उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना या वसा का पाचन करना, इसी को बोलते हैं पायसीकरण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पित्ताशय। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा या आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए किस रसायन का छिड़काव किया जाता है? देखिए, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे है और आप जानते हैं साइंस बहुत ही आगे जा रही है। और अभी हाल ही में चाइना ने जो है आर्टिफिशियल सन बना दिया था। तो टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आगे हो गई है, साइंस इतनी ज्यादा आगे हो गई है कि अब हम प्रकृति को भी टक्कर दे रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको एक सीमित अपनी लिमिटेशन को ध्यान में रखकर ही इन्वेंशन करना चाहिए। तो हो क्या रहा है कि कृत्रिम वर्षा के लिए एक रसायन है जिसका नाम है सिल्वर आयोडाइड, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और आप जानते हैं कृत्रिम वर्षा जो है इसे क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। और इसमें होता क्या है कि सिल्वर आयोडाइड के जो कण हैं ये बादलों में बर्फ के क्रिस्टल में बनाने में मदद करते हैं।
और इससे होता क्या है कि वे भारी होकर वे बारिश की बूंदों के रूप में गिरने लगते हैं, जिससे कि जो है कृत्रिम वर्षा होती है। साथ ही में अगर आपसे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बता दूं, ये याद रखना है कि जब आप लोग चुनाव देने जाते हैं तो आपके हाथ में कुछ स्याही लगाई जाती है। तो वो स्याही किसकी होती है? तो वो स्याही होती है सिल्वर नाइट्रेट की। तो ये भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना है कि जो सिल्वर नाइट्रेट है, इसका उपयोग जो है चुनाव में लगाई जाने वाली स्याही बनाने में होता है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर आयोडाइड। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? देखिए, जब कभी हम घबराते हैं या कभी हम डर जाते हैं तो होता क्या है, जो हमारी बॉडी में एड्रिनल ग्लैंड होती है, ये एड्रिनल ग्लैंड से एक हार्मोन निकलने लगता है। उस हार्मोन का नाम है एड्रेनलिन हार्मोन। और यह जो है हृदय की गति को तेज कर देता है ताकि मांसपेशियों को अधिक ऑक्सीजन मिल सके। और इसी को जो है बोलते हैं आपातकालीन हार्मोन। अगर आपसे पूछ ले कि किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं, तो वो है आपका एड्रीनेलिन। तो हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो वो आपका हार्मोन है एड्रीनेलिन। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एड्रीनेलिन। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, पेंसिल की लीड बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? देखिए, आप जानते हैं जो ग्रेफाइट है ये कार्बन का एक अपर रूप है और कार्बन के मेनली 3 अपर रूप होते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिनिस्टर फुलरेन। और ये जो ग्रेफाइट है ये बहुत ही मुलायम और चिकना होता है, जिससे कागज पर आसानी से निशान बन जाते हैं। और यह जो है अधातु होने के बावजूद भी जो है विद्युत का सुचालक है। तो आपसे पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है? तो वो आपका है ग्रेफाइट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में किस गैस का उपयोग किया जाता है? देखिए, जो रेफ्रिजरेटर है इसमें आमतौर पर HFC 134A, जिसको बोलते हैं टेट्रा फ्लूरोइथेन, इसका उपयोग किया जाता है। और इसे जो है फ्रियॉन के नाम से भी जाना जाता है। और यह जो है गर्मी को अवशोषित कर फ्रिज के अंदर के तापमान को कम रखता है। और होता क्या है कि जो पहले के टाइम है, जो पुराने के समय में CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग होता था, जो कि ओजोन परत को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता था। लेकिन अब जो है फ्रियॉन का इस्तेमाल हो रहा है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रियॉन। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? देखिए, जो स्टेपेडियस है ये मांसपेशी हमारे मध्य कान में स्थित होती है। और यह जो है शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज को नियंत्रित करती है और कान को तेज आवाज से होने वाले नुकसान से बचाती है। साथ ही में अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है, तो वो है ग्लूटियस मैक्सिमस, जो कि कूल्हे की मांसपेशी होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टेपेडियस। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, सोनार तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? देखिए, सोनार की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। तो ये जो है जितनी भी अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं इसमें इसका उपयोग किया जाता है। और यह जो है समुद्र की गहराई मापने और पानी के नीचे छिपी वस्तुओं जैसे पनडुब्बी आदि का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नौ संचालकों द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, शरीर में घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? देखिए, आयोडीन की कमी से जो है गले में स्थित थायराइड ग्रंथि जो है उसमें सूजन आ जाती है, जिसे घेंघा रोग कहते हैं। और यह ग्रंथि जो है थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है, जिसके लिए आयोडीन सबसे जरूरी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, डायनमो का आविष्कार किसने किया था जो ऊर्जा रूपांतरण करता है? देखिए, जो डायनमो का आविष्कार है वो माइकल फैराडे ने किया था। और डायनमो जो है एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और यह जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माइकल फैराडे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है?
देखिए हीमोग्लोबिन जो है ये लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है और यह जो है फेफड़ों से ऑक्सीजन को अवशोषित करता है और उसे शरीर के सभी ऊतकों और अंगों तक पहुंचाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? देखिए सोडियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है, सोडियम कार्बोनेट, और इसका जो उपयोग है वो कठोर जल को मृदु बनाने और कपड़ों की सफाई करने में किया जाता है। साथ ही में अगर हम बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट की, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोडियम कार्बोनेट। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए जो ऑप्टिकल फाइबर होता है ये कांच या प्लास्टिक के पतले धागे होते हैं और इसमें प्रकाश की किरणें टकराकर अंदर ही परिवर्तित हो जाती हैं। और इससे होता क्या है कि जिससे डेटा या सूचनाएं जो है बिना ऊर्जा के हानि की बहुत तेजी गति से लंबी दूरी तक भेजी जा सकती हैं। तो फिलहाल तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है विटामिन बी 12 में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? देखिए विटामिन बी 12 का जो रासायनिक नाम है वो है साइनोगोबालमिन और यह जो है लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण और तंत्रिका तंत्र के सही कार्य के लिए आवश्यक होता है। और इसकी कमी से जो है सबसे घातक रोग एनीमिया, जिसको बोलते हैं खून की कमी, ये हो सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोबाल्ट। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? देखिए जो वर्षा की बूंदें होती हैं ये पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती हैं और पृष्ठ तनाव जो है ये तरल का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी सतही क्षेत्रफल को जो है सबसे न्यूनतम रखने की कोशिश करता है। चूंकि एक निश्चित आयतन के लिए गोले का क्षेत्रफल सबसे कम होता है, इसलिए जो बूंदें होती हैं वो गोल हो जाती हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पृष्ठ तनाव। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है मानव शरीर में रक्तचाप या ब्लड प्रेशर किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है? देखिए जो एड्रिनल ग्रंथि है जो कि अधिवृक्क ग्रंथि या गुर्दे के ऊपर स्थित होती है, इसको हम अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। यह जो है एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित करती है जो कि तनाव, डर और आपातकालीन स्थितियों में रक्तचाप और हृदय गति को नियंत्रित करती है। इसीलिए इसे लड़ो या उड़ो मतलब फाइट और फ्लाइट ग्रंथि भी कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एड्रिनल ग्रंथि। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है एलपीजी गैस सिलेंडर के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें कौन सा गंधयुक्त पदार्थ मिलाया जाता है? देखिए एलपीजी में जो है प्राकृतिक रूप से गंधहीन होती है और सुरक्षा की दृष्टि से जो है इसमें एथिल मरकैप्टन नामक सल्फर यौगिक मिलाया जाता है ताकि जब भी इसका रिसाव हो तो उसकी तीखी गंध से तुरंत पता चल सके। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एथिल मरकैप्टन। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहां पाई जाती है? देखिए जो कान की हड्डी है ये सबसे छोटी हड्डी होती है और इसे कहते हैं स्टपीज और यह जो है मध्य कान में स्थित होती है। साथ ही में सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो वो होती है फीमर जो कि जांघ की हड्डी में होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कान में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? देखिए ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और अणुओं के पास पास होने के कारण ध्वनि की गति ठोस में सबसे तेज, फिर द्रव में और सबसे कम गैस में होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठोस में। जबकि निर्वात में जो है ये ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती है और इसीलिए जो है अंतरिक्ष में हमें आवाज सुनाई नहीं देती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठोस में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा, इनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए जितने भी खट्टे फल होते हैं तो सभी खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल प्रचुर मात्रा में होता है जो कि विटामिन सी का सबसे मुख्य स्रोत है और यह जो है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। साथ में अगर बात करें सिरके में तो सिरके में एसिटिक अम्ल और इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साइट्रिक अम्ल। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है मानव आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है?
देखिए, जो मानव आंख का रेटिना है, तो रेटिना जो है ये आंख के पिछले हिस्से में एक पर्दे की तरह काम करता है और यहाँ जो है वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है, जिसे मस्तिष्क सीधा करके पढ़ता है। साथ में बात करें कॉर्निया की, तो जो कॉर्निया है ये आंख का वह भाग है जिसे नेत्रदान के समय दान किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेटिना। और आज का हमारा ये लास्ट और अंतिम प्रश्न है, फ्यूज तार किस मिश्र धातु का बना होता है? देखिए, जो फ्यूज तार होता है ये टिन और शीशे से बना होता है और आप जानते हैं कि जो फ्यूज तार का गलनांक होता है वो बहुत ही कम और प्रतिरोध जो है वो सबसे ज्यादा होता है। और जब परिपथ में अचानक बिजली का प्रवाह बढ़ता है तो यह गर्म होकर टूट जाता है, जिससे जो है बिजली के उपकरण जलने से बच जाते हैं। और साथ ही में आपको याद रखना है कि इसमें जो है लगभग 63% टिन और 37% शीशा होता है और टिन और शीशे से मिलकर ही जो आपका बनता है फ्यूज तार। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टिन और शीशा। तो दोस्तों, यह थी हमारी 10th पार्ट सीरीज की सबसे पहली सीरीज और हमने इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के उन बुनियादी और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और मुझे उम्मीद है कि हर प्रश्न के साथ जो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट बताए उन्हें आपने अपनी नोटबुक में जरूर नोट किया होगा। और याद रखिए, विज्ञान को रटना नहीं है, बस उसे समझ कर पढ़ना है। और वही काम हम इस 10th पार्ट की सीरीज में करने वाले हैं। और आप सभी के लिए आज का सवाल है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि जिसका जवाब सबसे पहले और सही आएगा मैं उसका नाम अपने कल के पार्ट 2 में जरूर बोलूंगा और स्क्रीन पर दिखाऊंगा। तो दोस्तों, आपकी मेहनत ही आपका परिणाम तय करेगी, इसलिए कमेंट्स में एक्टिव रहें और अपनी तैयारी को जांचते रहें। तो दोस्तों, एक लाइन कहना चाहूंगा कि किसी ने खूब कहा है कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल तो आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना है। तो अगर आज की ये साइंस की क्लास आपको पसंद आई हो तो इसे यूपी पुलिस, होमगार्ड और लेखपाल की तैयारी करने वाले सभी साथियों तक पहुंचाएं। और कल हम मिलेंगे पार्ट 2 के साथ, जहां हम विज्ञान के कुछ और नए और अद्भुत रहस्यों को सुलझाएंगे। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। तो और हाँ, एक चीज और कि अगर आप चैनल पे आए हैं तो भाई साहब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आपके अपने चैनल सुशील स्मार्ट स्टडी से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।